हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो फॉर एग्रीकल्चर। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इरिगेशन सिस्टम्स के बारे में। और इस लेक्चर में मैं बेसिकली कवर करूंगा 3 टॉपिक्स को। सबसे पहला है इरिगेशन क्या होता है, सेकंड टाइम ऑफ इरिगेशन, और थर्ड इरिगेशन मेथड्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है इरिगेशन। तो बेसिकली इरिगेशन क्या होता है? इरिगेशन इज डिफाइंड एज द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द सॉइल फॉर द पर्पस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन सप्लीमेंट टू रेनफॉल एंड ग्राउंड वाटर कॉन्ट्रीब्यूशन। तो देखो, कुछ हाईलाइटेड वर्ड्स हैं इरिगेशन में। सबसे पहला आर्टिफिशियल एप्लीकेशन। तो इरिगेशन का मतलब क्या होता है कि हम आर्टिफिशियली कहीं पे वाटर दे रहे हैं, ठीक है। मेन पर्पस क्या होता है इरिगेशन का? क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन को इन्हांस करना। थर्ड इसमें पॉइंट है, हम इरिगेशन कर रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, तो क्या जो मॉइस्चर या फिर जो वाटर चाहिए क्रॉप प्रोडक्शन में, क्या वो सॉइल में अवेलेबल नहीं है? वो ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन वो उस अमाउंट में नहीं है जिस अमाउंट में क्रॉप प्रोडक्शन के लिए चाहिए, या फिर जो कह सकते हैं जो प्लांट का जो ऑप्टिमम रेंज है वाटर रिक्वायरमेंट का, उस रेंज में नहीं है। तो जो मॉइस्चर ऑलरेडी है वो कहाँ से आया है? पहला रेनफॉल की वजह से है, और दूसरा जो अंडरग्राउंड वाटर होता है सॉइल में, मतलब सॉइल के नीचे, सॉइल अपर लेयर ऑफ द सॉइल है, फिर सब सॉइल लेयर आता है, उसके नीचे जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, वहाँ से भी कंट्रीब्यूशन होता है सॉइल मॉइस्चर का। तो इरिगेशन का ओवरऑल डेफिनेशन तो ये हो गया। यहाँ पे मैंने 3 इमेजेस यूज़ करी हैं। सबसे पहला जो इमेज है वो स्प्रिंकलर इरिगेशन को दिखा रहा है, सेकंड जो दिखा रहा है वो एक चैनल इरिगेशन है, थर्ड जो है वो एक फ्लडिंग है, ठीक है। तो डिफरेंट मेथड्स होते हैं इरिगेशन के, इनके बारे में मैं डिटेल आगे लेक्चर में बताऊँगा। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि ठीक है, हम क्रॉप प्रोडक्शन में वाटर तो दे रहे हैं, ठीक है, मतलब वाटर का रिक्वायरमेंट है क्रॉप प्रोडक्शन में। तो बेसिकली फंक्शन क्या है वाटर का प्लांट्स में? सबसे पहला पॉइंट है, प्लांट कंटेन्स 90% ऑफ वाटर विच गिव्स टर्जिडिटी एंड कीप्स देम इरेक्ट। हमने क्लास 11 में पढ़ा था कि एक टर्गर प्रेशर होता है। टर्गर प्रेशर जनरेट या फिर किससे निकलता है? वो जो अंदर में सैप प्रेजेंट होता है कि सेल के अंदर में, वही जो वॉल के ऊपर प्रेशर लगाता है, ठीक है, उसको ये हम क्या कहते हैं? टर्गर प्रेशर कहते हैं। तो किसी भी सेल को टर्जिट यानी फुले हुए रखना, या फिर उनको अपने शेप और साइज को मेंटेन करके रखने के लिए जो प्रेशर लगता है लिक्विड से सेल के वॉल पे, उसको हम क्या कहते हैं? टर्गर प्रेशर कहते हैं। और उसी के वजह से क्या होता है? सेल की टर्जिडिटी मेंटेन रहती है। तो पहला तो फंक्शन हो गया टर्जिडिटी मेंटेन करना। सेकंड है, वाटर इज एसेंशियल एज ए पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म एक सेल का लिविंग पार्ट होता है। लिविंग पार्ट कहने का मतलब ये हो गया कि उसी के वजह से एक सेल जो है वो लिविंग रहता है। मतलब जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिक रिएक्शंस, वो सारे प्रोटोप्लाज्म में होते हैं, ठीक है। जो थर्ड है, इट रेगुलेट्स द टेम्परेचर ऑफ प्लांट सिस्टम। जैसे प्लांट दिन भर क्या होता है? आउटर इन्वायरमेंट में रहता है, टेम्परेचर राइज करता है, तो हम तो क्या, हमारे बॉडी में क्या होता है? स्वेटिंग होता है, जिसके वजह से हम अपना टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं। प्लांट के केस में क्या होता है? बहुत ज़्यादा जब टेम्परेचर राइज करता है दिन के टाइम पे, तो जो प्लांट है वो क्या करता है? अब वाटर के थ्रू ही अपने टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। जैसे ट्रांसपिरेशन लॉस करता है, जब प्लांट बहुत हीट हो जाता है तो उनमें जो वाटर प्रेजेंट है उनको एज अ वेपर फॉर्म क्या कर देता है? बाहर निकाल देता है, यानी ट्रांसपिरेशन के फॉर्म में वो लॉस कर देता है। तो प्लांट टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प कर रहा है। फोर्थ जो है, इट इज़ एसेंशियल टू मीट द ट्रांसपिरेशन रिक्वायरमेंट। जैसे अभी मैंने बताया कि जो प्लांट क्या है, उनको टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए वाटर को लॉस कर रहा है। तो एक तरफ से वाटर क्या हो रहा है? वेपर फॉर्म में लॉस्ट हो रहा है। तो दूसरा क्या चाहिए उसको? फिर से उतना प्लांट को वाटर तो चाहिए, बॉडी में, प्लांट के बॉडी में वाटर तो चाहिए। वो वाटर कहाँ से आ रहा है? यही जो हम इरिगेशन करते हैं, ठीक है। तो मतलब वाटर का रिक्वायरमेंट कहाँ है? प्लांट के लाइफ साइकिल में, मतलब कह सकते हैं कि उनके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने के लिए भी चाहिए। फिफ्थ है, इट सर्व्स एज अ मीडियम फॉर डिसॉल्विंग न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन द सॉइल। हम जानते हैं न्यूट्रिएंट या फिर जो आयंस प्रेजेंट है सॉइल में, वो डायरेक्टली रूट हेयर्स में नहीं आएंगे, ठीक है। उनके लिए कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट चाहिए होता है, और वो भी जो अपटेक है न्यूट्रिएंट का, वो किस फॉर्म में होता है? लिक्विड के साथ होता है। यानी जो हम जानते हैं जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स आते हैं वो जाइलम के साथ ही क्या होते हैं? प्लांट के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। तो जो वाटर है एज अ मीडियम काम करता है न्यूट्रिएंट के अपटेक में। और जो लास्ट है, इट इज़ एन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन फोटोसिंथेसिस। हमने 11 में पढ़ा था, जब फोटोसिंथेसिस पूरा हमने प्रोसेस पढ़ा था, तो हमें याद है कि फोटोसिस्टम के पास, फोटोसिस्टम 1 जो होता था, वहाँ पे हमारा क्या होता था? फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता था। यानी वहाँ पे वाटर जो है H2O, ठीक है, वो ब्रेक डाउन करके H+ आयन बनाता था, यानी हमारा प्रोटॉन बनाता था, और दूसरा प्रोटॉन बनाता था, और दूसरा हमारा ये बनाता था कि जो O2 है गैस, वो इवॉल्व होता था। मतलब जो H2O ब्रेक डाउन करके H+ बनाता था और O2 गैस को रिलीज आउट करता था। तो हमको ये चीज़ समझ में आ रहा है, जो फोटोसिंथेसिस में जो हम जानते हैं कि CO2 लगता है और हमारा प्रोडक्ट O2 निकलता है, तो O2 जो निकल रहा है वो किससे निकल रहा है? इसी वाटर से निकल रहा है। तो जो ये वाटर का जो इंपॉर्टेंस है प्लांट के अंदर में, वो बहुत ज़्यादा है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइम ऑफ इरिगेशन। तो प्लांट को वाटर जो है वो सॉइल में अवेलेबल मॉइस्चर से मिलता है, ठीक है।
अगर वाटर कम होगा तो प्लांट में जो रिक्वायरमेंट है, मतलब प्लांट को जो रिक्वायरमेंट है वाटर की वो कम होगी और प्लांट का ग्रोथ क्या होगा, कम होगा। अगर पानी जो है वो एक्सेस भी हो जाए सॉइल में, तो जितने भी एयर पोर्स हैं, मतलब जो सॉइल पार्टिकल के बीच में स्पेसेस होता है जिसमें एयर भरा होता है, वो सारे भी क्या हो जाएंगे, भर जाएंगे वाटर से। वहाँ पे ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाएगी, एयर की डिफिशियंसी हो जाएगी प्लांट के लिए, और वहाँ पे उनका रूट क्या होगा, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा, तो वहाँ पे प्लांट ग्रोथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए एक्सेस और लो के बीच में मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए सॉइल में, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम रिक्वायरमेंट फॉर द प्लांट ग्रोथ, जिसका अपर लिमिट क्या होता है, फील्ड कैपेसिटी। मतलब अपर लिमिट ऑफ द वाटर रिक्वायरमेंट फॉर द प्लांट इज नोन एज फील्ड कैपेसिटी, और उस फील्ड कैपेसिटी पे जो प्रेशर देखते हैं वो होता है -0.01 मेगापास्कल टू -0.03 मेगापास्कल, ठीक है। और जो इसका लोअर लिमिट होता है वो होता है विल्टिंग पॉइंट, मतलब लोअर लिमिट ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, विल्टिंग पॉइंट कहते हैं। इसका वैल्यू होता है, मतलब प्रेशर के टर्म्स में इस मतलब विल्टिंग पॉइंट पे अगर हम वैल्यू देखते हैं तो वो होता है -1.5 मेगापास्कल। तो ये जो फील्ड कैपेसिटी है और विल्टिंग पॉइंट है, यही एक अपर लेवल है और दूसरा क्या है, लोअर लेवल है। इन्हीं के बीच में जो वाटर अवेलेबल होगा, इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच में जो वाटर अवेलेबल होगा, उसी को सिर्फ प्लांट क्या कर पाता है, यूज कर पाता है। इसके अलावा सॉइल में कहीं भी पानी हो, ठीक है, मतलब फील्ड कैपेसिटी के ऊपर या फिर विल्टिंग पॉइंट के नीचे, वो प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं होता है। आगे हम डिस्कस करेंगे इसको इमेज के हेल्प से। इसीलिए ऑब्जेक्टिव क्या होता है इरिगेशन का, कि जो लेवल है, मॉइस्चर लेवल है, उसको इसी रेंज में मेंटेन किया जाए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें हम देखेंगे कि अगर मान लो कि प्लांट है, उसको वो प्लांट दिन भर से बाहर में है, मतलब हमेशा से वो क्या करता है, आउटर इन्वायरमेंट में रहता है, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे टेम्परेचर है, तो क्या करेगा, स्टार्टिंग में क्या होगा, मोर टेम्परेचर की वजह से पानी का लॉस होगा, तो प्लांट क्या होगा, विल्ट कर जाएगा, लेकिन वो मरेगा नहीं, मतलब प्लांट विल्ट हो जाएगा विदाउट डाइंग। इस कंडीशन पे जो वाटर का जो प्रेशर होता है और जो वाटर स्ट्रेस का जो कंडीशन होता है, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं विल्टिंग कोफिशिएंट। और अगर ये कंटिन्यू रहा तो फिर प्लांट क्या हो जाता है, डाई कर जाता है, ठीक है। अब इस इमेज से बात करते हैं। इस पाई डायग्राम में आप देख रहे हो कि 100% जो क्या हो गया, ये सॉइल के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अप्रॉक्स 50% जो होता है वो सॉइल में सॉलिड पार्टिकल होता है, सॉलिड पार्ट होता है, और जो 50% रेस्ट जो है वो पोर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसको यहाँ पे आप ऐसे समझो, एक सिलेंडर में पेबल्स भर दिया गया है, तो पेबल्स तो सॉलिड पार्ट हो गया, और ये जो स्पेसेस है इन्हीं को कहते हैं पोर्स। तो पोर्स 50% होता है और जो 50% होता है वो सॉलिड मटेरियल होता है। तो 50% पोर में 25% एयर के लिए पोर्स होता है और 25% जो होता है वो वाटर के लिए होता है। ये सॉइल टू सॉइल जो है डिफर करेगा, लेकिन जो हम जनरल कंडीशन जो मान के चलते हैं वो 25% के लिए है। तो हमने जब बांट रखा है 25% एयर होगा, 25% वाटर होगा, तो अगर हम ज़्यादा वाटर दे देंगे तो वाटर कहाँ जाएगा, जो एयर के लिए पोर्स बचा हुआ है उसमें, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी यानी एयर की डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। तो अब मान लो जैसे हमने इमीडिएटली अभी जैसे पानी दिया किसी फील्ड में, ठीक है, जैसे हमने इरिगेशन किया किसी फील्ड में, तो जितने भी पोर्स होंगे, मैक्रोपोर्स और माइक्रोपोर्स, मैक्रोपोर्स उन्हें कहते हैं जो कि सैंड पार्टिकल्स के बीच में यानी बड़े बड़े पार्टिकल्स के बीच में बनता है, और माइक्रोपोर्स उन्हें कहते हैं जो कि छोटे पार्टिकल्स यानी सिल्ट और क्ले के पार्टिकल्स के बीच में बनता है। तो जितने भी पोर्स होंगे, चाहे वो मैक्रो हो चाहे वो माइक्रो, सारे फिल हो जाएंगे वाटर से। और विद इन 48 आवर्स जो भी मैक्रो पोर्स होंगे, जो बड़े पोर्स होंगे, उनमें जो वाटर होगा वो ज़्यादा होगा, और ग्रेविटी की वजह से क्या हो जाएगा, पुल आउट करके वो नीचे सब सॉइल लेयर में चला जाएगा, ठीक है। अब सब सॉइल लेयर में चले जाने की वजह से क्या हुआ कि अब वो वाटर जो है अब वो प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं है। सिर्फ कौन सा पानी अवेलेबल अब रह गया, जो माइक्रोपोर्स में है। तो जो सिर्फ माइक्रोपोर्स में जो वाटर अवेलेबल रह गया है वही सिर्फ प्लांट को क्या होगा, अवेलेबल होगा, ठीक है। अब इसको एक डायग्राम से समझते हैं। आप यहाँ पे देखो, इसमें आप इसको इस तरीके से समझना, पहले हम ग्रेविटेशनल वाटर डिस्कस करेंगे, फिर कैपिलरी वाटर, फिर हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ये वो कंडीशन है, ये जो ब्राउन ब्राउन है वो सॉइल पार्टिकल्स हैं। ये वो कंडीशन है जब हमने फील्ड में पूरा पानी डाला, ठीक है, तो सॉइल क्या हो गया, सैचुरेट हो गया, पूरा जितना पोर्स था, चाहे वो एयर का पोर हो, सब वाटर से भर गया, और जो एक्सेस वाटर है वो नीचे ड्रेन आउट होने लग गया, रूट जोन से बाहर जाने लग गया, मतलब जहाँ तक प्लांट रूट था उससे ही बाहर जाने लग गया। तो ये जो वाटर है वो प्लांट के लिए अवेलेबल है ही नहीं, वो तो चला गया रूट जोन से नीचे। तो उस वाटर के नीचे जाने का रीज़न क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसीलिए उस वाटर को हम ग्रेविटेशनल वाटर कहते हैं, ठीक है। अब जो वाटर ड्रेन आउट हो गया उसके बाद अब पोर्स में, कौन से पोर्स में वाटर बचेगा, ये जितने पानी जो नीचे चला गया 48 आवर्स में, विद इन 48 आवर्स, इन्हीं को हम कहते हैं ड्रेन वाटर, जो कि सब सॉइल लेयर में जा चुका है। अब जो वाटर बचेगा माइक्रोपोर्स में, तो ये जो कम वाटर बच रहा है माइक्रोपोर्स में, यही प्लांट के लिए अवेलेबल होता है, ठीक है।
तो जब 48 आवर्स विदिन 48 आवर्स में जो पानी ड्रेन हो गया है, उसके बाद जो अवेलेबल वाटर जहाँ से प्लांट लेना स्टार्ट करता है, जो अपर लेवल होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी, जैसे मैंने डिस्कस किया था पीछे। तो ये जो वाटर है माइक्रोपोर्स में है, और वो इसलिए हेल्ड है कि वहाँ पे जो प्रॉपर्टी लग रही है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिलरिटी। मतलब स्मॉल ट्यूब्स के फॉर्म में वहाँ पे क्या है, पोर्स जो है पतले पतले हैं, तो वहाँ पे एडेशन और कोहेशन फोर्स की वजह से वहाँ पे कैपिलरिटी आ जाती है और वहाँ पे वाटर होल्ड रहता है माइक्रोपोर्स में। और ये जो वाटर है वो कैपिलरी वाटर कहलाता है और ये प्लांट के लिए अवेलेबल होता है। ठीक है, और अब कंडीशन क्या है, ये भी वाटर क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, मतलब प्लांट ने यूज कर लिया। अब जो लास्ट जो वाटर बचेगा वो एक थिन फिल्म के फॉर्म में बचेगा पार्टिकल के अराउंड। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर, और वो इतना ज़्यादा सरफेस से अटैच रहता है कि वो प्लांट उसको भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर, और ये भी वाटर जो है वो भी अनअवेलेबल है प्लांट के लिए। ठीक है, तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर का जो अपर लेवल है उसको हम लोग बोलते हैं विल्टिंग पॉइंट। ठीक है, और कैपिलरी वाटर का जो लोअर लेवल होता है उसको हम लोग बोलते हैं विल्टिंग पॉइंट। ये फिर इतना कंफ्यूज नहीं करते हुए मैं बस इतना ही बोलूँगा कि कैपिलरी वाटर जो है उसका अपर लेवल जो है वो है फील्ड कैपेसिटी, और जो लोअर लेवल है उसको हम लोग बोलते हैं विल्टिंग पॉइंट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है या फिर नेक्स्ट स्लाइड है, वहाँ पे आप दो इमेज देख रहे हो। फर्स्ट इमेज में वही कंडीशन है जो ये मैंने बताया था। ठीक है, पूरा एक्सेस ऑफ वाटर दे दिया, तो जो एयर है वो भी नहीं यहाँ पे है, एयर मतलब बहुत कम है यहाँ पे, तो यहाँ पे एयर की वजह से क्या होगा, प्लांट में ग्रोथ जो होगा कम होगा, और साथ साथ पानी का वेस्टेज भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। धीरे धीरे पानी जो है ड्रेन कर गया, कुछ कुछ पानी अब ड्रेन आउट हो रहा है, तो यहाँ पे वेस्टेजेस कम है लेकिन ग्रोथ भी उतना अच्छा नहीं है। यहाँ पे ग्रोथ है उतना अच्छा नहीं है, अगर आप ये कंडीशन से इसको कंपेयर करोगे तो वो उतना अच्छा भी नहीं है। लेकिन अब क्या है, जब सारे वाटर ड्रेन आउट हो गया, अब माइक्रोपोर्स वाले सिर्फ वाटर बच रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है, ये ऑप्टिमम लेवल है वाटर का जो प्लांट को चाहिए। ठीक है, तो ये वाला प्लांट जो ये वाला कंडीशन में प्लांट क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, यहाँ पे वाटर का लॉस भी नहीं है। ठीक है, और जो लास्ट कंडीशन आता है जिसमें मैंने बताया था कि माइक्रोपोर्स से भी वाटर क्या हो गया, खाली हो गया है। ठीक है, अब सिर्फ कहाँ बच रहा है उनके पास, थिन लेयर जो वाटर का है सिर्फ वो बच रहा है, तो वहाँ पे भी क्या होगा, प्लांट के पास वो वाटर अवेलेबल नहीं होगा और वहाँ पे प्लांट का ग्रोथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी चीज़ को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। अब हम बात करेंगे इस ग्राफ के बारे में, और इस ग्राफ को तरीके से समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, जो हमारा वाई एक्सिस है उस पर हमारा रखा गया है परसेंट ऑफ सॉइल वाटर। ठीक है, और सेकंड जो हमारा एक्स एक्सिस है उस पर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल पार्टिकल्स रखे गए हैं, सैंडी सॉइल, सैंडी लोम सॉइल, सिल्ट लोम, क्ले लोम और क्ले सॉइल। ये जो ब्लू वाला रीजन है ये हाइग्रोस्कोपिक वाटर दिखाया गया है, ये वॉयलेट वाला रीजन है वो फील्ड कैपेसिटी दिखाया गया है, सॉरी ग्रेविटेशनल वाटर दिखाया गया है, और जो व्हाइट वाला रीजन है वो है अवेलेबल वाटर दिखाया गया है। हम जानते हैं सैंड से जब क्ले की तरफ जाते हैं तो पोर साइज क्या होता है, छोटा होता चला जाता है। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हो कि जो हमारा ग्राफ है वो जो विल्टिंग पॉइंट का जो ग्राफ है वो क्या कर रहा है, पैराबोला में राइज कर रहा है, और ये जो ग्राफ है वो पैराबोला में क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो इस ग्राफ को आप उतना कॉम्प्लेक्सली मत याद करो, इसमें बस आप ये ध्यान रखो कि जो अवेलेबल वाटर है वो सबसे ज़्यादा किस एरिया में, सबसे ज़्यादा अवेलेबल वाटर मतलब किस टाइप के सॉइल पार्टिकल्स में हमारा क्या आ रहा है, सिल्ट लोम और क्ले लोम। ये दो टाइप ऑफ सॉइल हैं जहाँ पे अवेलेबल वाटर जो होता है प्लांट के लिए वो सबसे ज़्यादा अवेलेबल होता है। क्यों, वहाँ पे फील्ड कैपेसिटी बहुत कम होती है, और वहाँ पे हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो होता है वो भी मैक्सिमम तो नहीं होता, एक मीडियम पे होता है। तो ये ग्राफ से हमें यही चीज़ समझना था कि जो सिल्ट लोम सॉइल और क्ले लोम सॉइल है उनमें जो अवेलेबल वाटर होता है प्लांट के लिए वो सबसे ज़्यादा होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इरिगेशन मेथड्स का। इरिगेशन मेथड तीन तरीके का है। फर्स्ट इरिगेशन मेथड में होता है सरफेस इरिगेशन मेथड, सेकेंड होता है सब सरफेस इरिगेशन मेथड, थर्ड होता है प्रेशराइज्ड इरिगेशन। ठीक है, जिसके अंदर दो आता है, ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन। यहाँ पे बात क्या समझना है कि जो सरफेस इरिगेशन होता है इसमें क्या होता है, वाटर जो एप्लीकेशन मतलब वाटर का जो एप्लीकेशन करते हैं वो सॉइल सरफेस के ऊपर करते हैं, और ये मोस्ट कॉमन मेथड है इरिगेशन का इंडिया या फिर वर्ल्ड में भी। दूसरा आता है सब सरफेस इरिगेशन, इसमें क्या करते हैं, पॉलीथीन पाइप्स का नेटवर्क बिछाते हैं सॉइल सरफेस के जस्ट नीचे। उससे ये फ़ायदा होता है कि हम जो वाटर है वो डायरेक्ट प्लांट के रूट जोन में मतलब उस वाले रीजन में ले जाते हैं जहाँ पे रूट अवेलेबल है प्लांट का। मतलब हमारा ऊपर अगर वाटर देते तो वो इवापोरेट होता, ठीक है, लॉस होता, या फिर उसमें जो भी मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हो सकता है पानी को क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। लेकिन अगर आप पाइप के थ्रू दे रहे हैं डायरेक्ट रूट जोन में तो वो प्लांट को डायरेक्टली मिल रहा है,
तो ये थोड़ा सा अच्छा तरीका है, मतलब सब सरफेस इरिगेशन जो है वो सरफेस इरिगेशन से मोर किस टर्म में एफिशिएंट है, मतलब हमारा वाटर थोड़ा सा ज़्यादा बर्बाद नहीं होता है इसमें। और उससे ही बेटर मेथड है प्रेशराइज्ड इरिगेशन। प्रेशराइज्ड इरिगेशन में क्या है, इसमें भी हम पाइप्स का यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें इतना प्रिसाइजली वाटर का एप्लीकेशन करते हैं प्लांट के ऊपर कि जहाँ उनका रूट है, इसमें प्रेशराइज्ड इसमें हम ऐसा नहीं करते हैं कि हम जो पाइप्स है वो सॉइल के नीचे बिछा रहे हैं, वो सॉइल के ऊपर ही रहेगा। इसमें बहुत सारा मेथड है, हमने देखा है स्प्रिंकलर मेथड, इसमें हमने देखा है ड्रिप मेथड। इन सब के बारे में डिटेल हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा एग्रोनॉमी का, उसमें हम इरिगेशन मेथड्स को इन डिटेल पढ़ेंगे और उस लेक्चर में हम सारे इरिगेशन मेथड्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में मुझे बस इतना ही बताना था कि जो इरिगेशन मेथड्स है वो 3 है, सरफेस, सब सरफेस और थर्ड जो है प्रेशराइज्ड इरिगेशन, जिसके अंदर ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन होता है। अब सरफेस इरिगेशन के बारे में बात करें तो इसमें बहुत सारा होगा, हमने देखा हुआ भी है, बस आपने देखा है उसको, मतलब ऐसे टर्म्स में नहीं पढ़ा होगा। एक को हम फ्लडिंग कहते हैं, दूसरे को चेक बेसिन कहते हैं, फिर बेसिन कहते हैं, फिर बॉर्डर इरिगेशन होता है, फरो इरिगेशन होता है। तो बहुत सारा मेथड है सरफेस का। फिर सब सरफेस का कोई टाइप नहीं है फर्दर। फिर आता है हमारा प्रेशराइज्ड इरिगेशन, जिसमें सरफेस, सब सरफेस, ओवरहेड, फिर स्प्रिंकलर एक टाइप है जिसमें माइक्रो स्प्रिंकलर, ओवरहेड स्प्रिंकलर। ठीक है, तो हम बहुत सारे टाइप के जो इरिगेशन मेथड्स हैं उनको पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आई होप आज का लेक्चर सबको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को भी इस लेक्चर में कुछ दिक्कत है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, और किसी को किसी और लेक्चर के बारे में जानना है, प्रीवियस लेक्चर के बारे में, या फिर आप किसी स्पेशल लेक्चर के बारे में पूछना चाहते हो कि वो लेक्चर कब आएगा, या फिर आप कोई लेक्चर चाहते हो अपने साइड से कि इस पे लेक्चर हम बनाएं, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और साथ साथ मैं इतना बोलना चाहूँगा कि अगर आप हमारे वीडियोस को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाएगी। ठीक है, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ही करके छोड़ रखा है तो आप साथ साथ बेल आइकन भी दबा देना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। टिल देन स्टे ट्यून। और किसी को अगर इस वीडियो की पीपीटी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर पे जाके इसको डाउनलोड कर सकता है। और साथ साथ अब हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि है गो फॉर एग्रीकल्चर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय।